एक रिच घर की लड़की ने अपनी सहेलियों से बेट लगाई कि चाहे वो कंगाल भी हो जाए फिर भी कोई ना कोई मर्द उसके लिए सब कुछ करेगा। तो उसने स्कूल में मुझे चूज़ किया जो एक गरीब घर का लड़का था। उसने मुझसे अपनी असली आइडेंटिटी छुपाई और 3 साल तक मुझसे रिलेशनशिप में रही। मेरे सामने वो ऐसी लड़की बनती थी जो 10 रुपये ग्रामीण भी अफोर्ड नहीं कर सकती। लेकिन जब मैं नहीं होता तो वो दोस्तों को खिलाने के लिए हज़ारों खर्च कर देती थी। उसने अपनी आंखों से देखा कि मैं उसका कर्ज उतारने के लिए दो दो जॉब्स करता था, 5 रुपए का नूडल खाता था और 50 किलो के पानी के भारी डब्बे उठाता था। उसने कई बार सोचा कि सच बता दे, लेकिन हर बार रुक गई, यही सोचकर कि अगर मुझे सच पता चल गया तो कहीं मेरा प्यार झूठा ना निकले। आज मैं एक बार में डिलीवरी करने गया तो वहां कीन रोया को देखकर हैरान रह गया। वो एक स्पोर्ट्स कार से उतरी, कुछ सहेलियों के साथ, और अंदर चली गई। मैं वहां से गुजर रहा था, हेलमेट लगाए हुए। तभी उनकी बातें सुनाई दी। एक बोली, तू उस सस्ते वाले बॉयफ्रेंड के साथ ये ड्रामा कब तक करेगी? दूसरी ने कहा, अगर उसे तेरी असली आइडेंटिटी पता चल गई तो उसकी आंखें फटी रह जाएंगी। फिर किसी ने कहा, क्या करें, वेन येचन को एक ऐसी गर्लफ्रेंड चाहिए थी जो एकदम ऑर्डिनरी हो, इसलिए चिनजी ने गुस्से में आकर ही एनजो को चूज किया और अब उस टूटे फूटे किराए के घर में रहती है। ये सुनकर मुझे बड़ा अजीब लगा। इन सब बातों का चीन रुयाओं पर कोई असर नहीं था। वो बस आराम से बैठी ड्रिंक करती रही। इसी पर मुझे पता चला कि जिस लड़की को मैं अपने जैसी साधारण समझता था वो असल में बीजिंग की एक बड़े घर की लड़की थी। घर वापस आकर मैंने फ़ोन उठाया और एक कॉल किया। प्रोफेसर, मैं शिंगयाओ प्रोजेक्ट में ज्वाइन होना चाहता हूँ। प्रोफेसर थोड़े हैरान हुए। तुमने पिछली बार अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से मना कर दिया था, अब अचानक क्या हुआ? ये एक सीक्रेट प्रोजेक्ट है, 5 साल तक पूरी तरह बंद रहना होगा, सोच लो। कॉल करने से पहले ही मैं सोच चुका था। मेरी ये डिसीजन देखकर प्रोफेसर ने हाँ कर दी और बोले, ठीक है, स्कूल आकर एग्रीमेंट साइन कर लो। आधे महीने बाद प्रोजेक्ट शुरू होगा, कोई आकर तुम्हें लेगा। अपनी गर्लफ्रेंड को भी बता देना। मैंने हाथ में पहनी हुई रिंग देखी। आंखों में कुछ उलझन थी। उसे बताने की जरूरत नहीं, मैंने उससे अलग होने का फैसला कर लिया है। ये बात खत्म ही नहीं हुई थी कि कमरे का दरवाजा खुल गया। चिन रोयाओ अंदर आई और पूछा, किससे बात कर रहे थे? मैंने ऊपर देखा और बोला, एक फोटोग्राफर दोस्त था, ग्रेजुएशन के बाद के प्लान्स पर बात हो रही थी। कहते हुए मैंने फोन रख दिया। चिन रोयो ने ज्यादा नहीं पूछा, बस मुस्कुराई और एक वॉच निकाली। ये मैंने 1 महीने की पार्ट टाइम जॉब करके तुम्हारे लिए लिया है, पसंद आई? मैंने एक नज़र देखा और बस इतना कहा, अच्छी है। ये जवाब सुनकर चिन रोयाओ थोड़ी हैरान हुई, क्योंकि पहले मैं हर गिफ्ट मिलते ही उसे खुश होकर गले लगा लेता था। उसने कंफ्यूज होकर पूछा, पसंद नहीं आई? मैंने सिर हिलाया, पसंद आई, लेकिन इतने पैसे खर्च नहीं करने चाहिए थे। ग्रेजुएशन के बाद घर और शादी की तैयारी करनी है, पैसे बचाओ। चिन रोया हंसी और मुझे गले लगाया, कोई बात नहीं, मैं और जॉब्स कर लूंगी। जो दूसरों के बॉयफ्रेंड्स को मिलता है वो तुम्हें भी मिलेगा। मैंने एक हल्की सी स्माइल दी, घड़ी देखी और वॉशरूम की तरफ चला गया। दरवाजा बंद होते ही मैंने मिरर में देखा। चीन रुयाओ का फोन वॉश बेसिन पर पड़ा था और वाइब्रेट कर रहा था। उठाकर देखा तो एक जाना पहचाना नाम था। उस कॉन्टैक्ट ने मैसेज किया था, आज जो लेटेस्ट पैटेक फिलिप वॉच तुमने गिफ्ट किया, बहुत पसंद आई। फोटो में डिम लाइट थी, फिर भी असली हीरो की चमक साफ दिख रही थी। और वो वॉच जो टेबल पर पड़ी थी एकदम फेक लग रही थी। अगले दिन चीन रुयाओ चीजें पटकने की आवाज से जागी। उसने देखा कि मैं कुछ चीजें डस्टबिन में फेंक रहा था। वो सब छोटी छोटी चीजें थीं जो उसने बड़े प्यार से चूज करके लाई थी। सब कपल आइटम्स थे। चीन रोयाओ एकदम जाग गई, ये सब क्यों फेंक रहे हो? मैंने एक बहाना बनाया, थोड़ी देर में नया ले आऊंगा, कहकर मैं बॉक्स उठाकर बाहर चला गया। ऊपर से लैंडलॉर्ड का कॉल आया, ही ब्रो, अचानक किराया छोड़ क्यों रहे हो? गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुआ? वो तुम्हारे लिए सुबह से रात तक काम करती थी। जो रेस्टोरेंट तुम्हें पसंद था वो बंद हो गया, तो उसने खाना बनाना सीखा सिर्फ तुम्हारे लिए। सर्दी में जाकर भुनी मूंगफली लाती थी। ऐसी लड़की मत खोना। मैंने बस कड़वाहट से मुस्कुराया। पहले मुझे चिन रोयाओ की सच्चाई पर यकीन था, क्योंकि उसने जो किया वो सामने दिखता था। लेकिन इसीलिए 2 साल तक झूठ में रहना ज्यादा दर्द देता है। मैंने भी उसे पूरे दिल से चाहा था और वो सब सस्ता बन गया। मैंने दुखी होकर कहा, वांग आंटी, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, प्लीज किराया खाली करने की प्रोसेस कर दें। घर वापस आया तो चिन रोयाओ कपड़े बदल रही थी। मैंने दरवाजा बंद किया, तभी फोन बजा। कुछ सेकंड्स बाद वे ईचन की आवाज आई, सिगरेट पीते हुए। यान जो, आज फ्री हो, मेरे पास आ सकते हो? शू मांची से झगड़ा हो गया। पास खड़ी चीन रुयाओं ने ये जानी पहचानी आवाज सुनी और बटन बंद करते हाथ रोक लिए। मिरर में मैंने उसके चेहरे पर चिंता देखी। मैंने धीरे से कहा, थोड़ा वेट करो, मैं दोपहर बाद। बात पूरी होने से पहले किन रोयाओ बोल पड़ी, रुको क्यों, अभी चलो, ईचन का मूड ठीक नहीं होगा, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा, तुम्हें कॉफी शॉप में पार्ट टाइम नहीं जाना था? चिन रोयाओ थोड़ा रुकी, फिर बोली, आज शॉप बंद है। और हम दोनों स्कूटर पर निकल पड़े। वो बहुत तेज चला रही थी। मैं उसके गलत बटन वाले कपड़े देखता रहा। पहले भी जब वेन येच और शुमांची का झगड़ा होता था वो मुझे जल्दी भेजती थी। एक बार मैंने उससे पूछा भी था तो उसने आराम से मेरा चेहरा थपथपाते हुए कहा था, ये तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है, इसीलिए मैं उसकी केयर करती हूँ ताकि तुम्हारा दिल ना दुखे। उस वक्त मैं बहुत खुश हो गया था। अब सोचकर हंसी आती है। उस किराए के घर में लाइट्स बंद थीं। सब कुछ बिखरा पड़ा था, झगड़े के निशान साफ दिख रहे थे। वेन यीचिन जमीन पर बैठा घुटने समेटे हुए था। शीन रुयाओ का दिल का दर्द उसके चेहरे से साफ दिख रहा था।
वो आगे बढ़ी, उसे उठाया, स्लीपर्स पहनाए और धीरे से पूछा, क्या हुआ? आखिरकार ये बचपन का साथी था। वेन यीचन ने फौरन सिर उठाया। मैं दरवाजे पर खड़ा ये सब चुपचाप देखता रहा। जब वेन यीचन थोड़ा ठीक हुआ तभी मैंने पूछा, इस बार किस बात पर झगड़ा हुआ? वेन यीचन का गुस्सा फिर उबला। मैं बस बाहर गया था और जमीन पर पड़े बैग्स के लोगो देखकर मेरी बात गले में अटक गई। पहले मुझे लगता था वेन यीचन भी मेरे जैसा साधारण घर का लड़का है, बस ज्यादा खर्च करता है, इसीलिए मैं उसकी केयर करता था। लेकिन अब समझ आया, ये तो बस एक बड़े घर के बच्चे की आदत है। मुझे इसमें एनर्जी वेस्ट नहीं करनी थी। तो मैं बस चुप रहा और देखता रहा कि चिन रुयाओ किस तरह अपने चाइल्डहुड फ्रेंड को खुश कर रही है। काफी देर बाद वैन यीचेन ने कपड़े बदले और हम तीनों बाहर निकले। डेस्टिनेशन था बीजिंग का सबसे बड़ा अम्यूजमेंट पार्क। आज ये जगह बड़ी शांत थी। जाने से पहले ही मैंने सुना था कि चिन रुयाओ ने किसी को कॉल पर इंस्ट्रक्शंस दिए थे, तो मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। मैं बस चुपचाप दोनों के पीछे चलता रहा। किन रुयाओ ने जो सरप्राइज अरेंज किया था वो एक एक करके सामने आया। मैस्कॉट्स, फ्लावर्स, सब कुछ। वेन यीचेन बच्चों की तरह खुश हो रहा था, जैसे एक छोटा सा राजकुमार हो जिसे सब प्यार करते हो। पूरे दिन किन रुयाओ ने एक बार भी मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखा। मैं बस एक ट्रांसपेरेंट इंसान की तरह उनके पीछे था। रात को अम्यूजमेंट पार्क में फायरवर्क शुरू हुए। रंग बिरंगी रोशनी आसमान में फैल गई जैसे शूटिंग स्टार्स हों। वेन यीचेन का सारा गुस्सा उड़ गया। उसने हैरानी से कहा, फायरवर्क्स तो फेस्टिवल पर होते हैं, आज कैसे? चिन रुओयाओ मुस्कुराती रही। मैं जानता था ये उसी ने अरेंज किया था। आइसक्रीम लेते वक्त वो लगातार किसी को मैसेजेस करी थी, शायद इसी के लिए। लेकिन वेन यीचेन ये पूरे शो को देख नहीं पाया। आधे में ही शू मांची का कॉल आया। उसने कुछ कहा और वेन यीचेन का चेहरा बदल गया। उसके जाने के बाद चीन रुओयाओ बुझ गई, जैसे खुद वो फायरवर्क्स भी जल बुझे हों। एक पूरे दिन की मेहनत पर किसी ने पानी फेर दिया था। गुस्से में उसने पास पड़े बचे हुए फायरवर्क्स को ठोकर मार दी। पलटी तो उसकी आंखें मिली मुझसे। उनमें तकलीफ और गुस्सा दोनों थे। तब जाकर उसे मेरा ख्याल आया। वो जल्दी से मेरे पास आई और गले लगाते हुए बोली, फायरवर्क्स सुंदर थे ना? आसमान में WYC 3 लेटर्स जल रहे थे। मैंने बस धीरे से हाँ कहा और उसे धीरे से हटा दिया। चिन रुयाओ चौंकी, घबराई, कुछ एक्सप्लेन करने लगी। मैंने कहा, नहीं सुनना कोई बात। फिर हाथ जोड़े और बोला, लोग कहते हैं फायरवर्क्स और शूटिंग स्टार्स दोनों मनोकामना पूरी करते हैं, मांग लो कुछ। किन रुयाओ ने यह चांस लिया। शायद वेन यीचन वाली बात छुपाने के लिए उसने विश जोर से बोल दी। मेरी विश है मैं और मेरे यानजो हमेशा साथ रहें, ग्रेजुएशन के बाद पैसे जोड़ें, खुशी से शादी करें। ये विश मैंने कई बार सुनी थी। पहले सुनकर दिल भर आता था, अब कोई हलचल नहीं थी। मैंने आंखें बंद की और अपनी विश मांगी। काश चिन रुयाओ से अलग होने के बाद हम दोनों की जिंदगी में कभी मुलाकात न हो। विश के बाद चिन रुयाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुमने क्या मांगा, बताओ? मैंने नजरें हटाई और हंसते हुए कहा, विश बताने से पूरी नहीं होती। कॉलेज जाकर अग्रीमेंट साइन करने के बाद मैं उस दुकान पर गया जहां पार्ट टाइम करता था और रिजाइन दिया। उन्होंने हाँ कर दी, लेकिन कहा आज का आखिरी शिफ्ट पूरा करो। सुबह से दोपहर तक कई दर्जन डिलीवरीज की। धूप में बहुत थका हुआ था। दोपहर की पहली डिलीवरी एक रिच एरिया की बड़ी से बड़े घर में थी। भारी बैग लेकर मुश्किल से दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और एक जानी पहचानी आवाज आई, डिलीवरी आई। मैंने सिर उठाया, सीधे चिन रुयाओ की आंखों में देखा। मुझे देखकर उसकी आंखें फैल गईं। उसके चेहरे पर टेंशन, सरप्राइज और घबराहट एक साथ आ गए। मैंने शांत रहते हुए पूछा, तुम यहाँ कैसे? ये एक अच्छा मौका था सच बताने का, लेकिन उसके मुंह से फिर झूठ निकला। एक दोस्त का बर्थडे है, उसने बुलाया। मैं कुछ कदम पीछे हुआ, बड़े घर को देखा और धीरे से बोला, इतने अमीर दोस्त हैं तुम्हारे? चिन रोयाओ डर गई कि कहीं ज्यादा बोलने से पकड़ी ना जाए। उसने टॉपिक बदला, तुम डिलीवरी कर रहे हो इतनी धूप में? इतना तकलीफ होती है? मैंने जली हुई बात देखी और बोला, अगले महीने तुम्हारा बर्थडे है, तुम नया फ़ोन चाहती थी, सोचा सरप्राइज दूं। ये सच था, पहले का प्लान था, लेकिन अब मुझे पता था कि मैं कितना बेवकूफ़ था। ये सुनकर चीन रुयाओ का दिल भारी हो गया। उसने मेरी बाहों पर धूप की जलन देखी, आंखों में कुछ आया। बड़े घर में पली लड़की ने कभी ऐसा कोई नहीं देखा था जो उसके लिए डिलीवरी जॉब्स करे। उसका गला भर आया। वो कुछ कहने ही वाली थी कि कुछ दोस्त अंदर से निकल आए। रुयाओ अंदर क्यों नहीं आई? फिर मुझे देखकर एक दूसरे को सिग्नल देने लगे। उनका टोन स्किन रुयाओ के लिए रिस्पेक्ट से बदलकर जल्दी वाला हो गया। जंजे के बर्थडे पार्टी ने हमें कॉल किया है, तुम डिलीवरी लेने में इतना टाइम क्यों लगा रही? ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? आओ एक ड्रिंक साथ पियो, कहकर वो लोग हंसते हुए खींच ले गए। अंदर जाते ही मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। कुछ जानी पहचानी चीजें दिखीं। एक डिस्प्ले कैबिनेट में कुछ आइटम्स थे, सोफा पर कुछ था। ये सब मैंने वेन येचिन की सोशल मीडिया पर अलग अलग वर्जन्स में देखी थी। पहले मैं सोचता था वेन येचिन इतनी महंगी चीजें कहाँ से लाता है। अब समझ आया, ये सब चीन रोयाओ ने गिफ्ट किए थे। कुछ तो क्लियरली कपल आइटम्स थे। मैं एक एक देखता रहा। आखिर में नजर एक छोटे कुत्ते पर पड़ी, सफेद तड़ी, हल्की नीली ड्रेस में। उसके गले में एक बो टाई था, नीले रंग का, जिसमें LV का लोगो था और एक छोटी सी C एम्ब्रॉयडरी। ये वही था
जो मैंने एक रात 3 घंटे सोकर 6 महीने की पार्ट टाइम के पैसे जोड़कर रिलेशनशिप की 2 साल की एनिवर्सरी पर गिफ्ट किया था। पहली बार हिम्मत करके एक लग्जरी स्टोर में घुसा था। मेरा सोचा था उसे सबसे अच्छा दूंगा, लेकिन उसने उसे कुत्ते के गले में डाल दिया। मैं नाखून हथेली में गला लिए, सांस लेना मुश्किल हो गया। अंदर आने से चीन रोयाओ मुझ पर नजर रख रही थी। डर थी कि कहीं मुझे कुछ पता ना चले। तभी थोड़े नशे में कुछ लोगों ने गेम खेलने की जिद की। उसने मुझे खींच कर बिठाया ताकि ध्यान बढ़ जाए। बैठते ही उसका फोन बजा। उसने काटना चाहा, लेकिन नाम देखकर उठ गई बालकनी की तरफ। उसके जाते ही गेम शुरू हो गया। आई हैव यू डोंट। मैं मना करना चाहता था, लेकिन लोगों ने ज़बरदस्ती बिठा दिया। मेरे पास एक सीयू विला है, जिनके पास नहीं है वो उंगली मोड़े। मैंने अभी मॉजराटी की लेटेस्ट कार ली है, जिनके पास नहीं वो उंगली मोड़े। उन लोगों की दुनिया में जो था वो मेरे पास था ही नहीं। आधे गेम में ही मेरी 10 उंगलियां मुड़ चुकी थीं। ये देखकर सब बड़े खुश हुए। पहले आउट होने वाले की सज़ा थी कुत्ते के साथ रेस लगाना, और अगर हारे तो नई सज़ा। मैं उठ गया, ये मुझे एक्सेप्ट नहीं था, तो वो सब मुझ पर हंसने लगे। हारने से डर रहे हो? रूल्स पहले से तय थे, तुम अलोन मना नहीं कर सकते। तब मुझे समझ आया ये सब जानबूझकर किया गया था। शायद उन्हें लगा कि किन रुया 2 साल से एक सस्ते बॉयफ्रेंड के साथ है, तो उसे सबक सिखाना चाहिए। जब मैं उठकर जाने लगा, किसी ने पीछे से खींचा। मैं जोर से गिरा, सिर लगा। खून देखकर वो और एक्साइटेड हो गए। कुत्ते को मेरे पास ला दिया। चलो रेडी हो जाओ, रेस शुरू। तभी दरवाजे से एक तेज आवाज आई, गुस्से से भरी। ये क्या हो रहा है? आवाज सुनते ही पूरा हॉल शांत हो गया। सबकी नजरें इधर उधर होने लगी। बस एक छोटा सा गेम था। चीन रोया ने उन्हें देखा भी नहीं। उसने लोगों को हटाया, मुझे उठाया और बाहर ले गई। रास्ते में उसने हैंकरचीफ से मेरे घाव साफ किए। रोते हुए बोलती रही, सॉरी आंजो, मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं समझ नहीं पाया ये जेन्युइन था या एक्ट। लेकिन जो भी हो, आज जो हुआ उसमें उसका हाथ था। तो मैंने माफ़ी नहीं मानी। बस आंखें लाल करके उल्टा पूछा, तुमने अपने उन अमीर दोस्तों को ऑफेंड किया, डर नहीं लगा? चीन रुयाओं ने मेरी लाल आंखें देखी। उसे लगा मैं उसकी चिंता कर रहा हूँ। उसे थोड़ी गिल्ट आई। उसने सिर हिलाया और धीरे से कहा, कोई बात नहीं, मेरे लिए सिर्फ तुम इम्पोर्टेंट हो। अगर मुझे सच नहीं पता होता तो मैं शायद इस एक्सप्रेशन पर मिल जाता, लेकिन अब मैं जानता था। मैंने गहरी सांस ली और कुछ कहने ही वाला था कि उसका फ़ोन बज उठा। उसने देखा और फिर झूठ बोला, टीचर ने स्कूल बुलाया है, तुम अकेले हॉस्पिटल जा सकते हो? मैं कुछ देर उसे देखता रहा, फिर बस हाँ में सिर हिला दिया। कार रुकी, उसकी फिगर ट्रैफिक में गायब हो गई। दिमाग में वो कॉन्वर्जेशन आई जो मैंने सुनी थी। रिया, मैं शिव मांची से ब्रेकअप करना चाहता हूँ, तुम कहाँ हो? अभी आओ। हॉस्पिटल में वोन का ट्रीटमेंट करवाया, वहीं टूटा हुआ फ़ोन था, नया लेना पड़ा। एक नया फ़ोन लिया, घर आकर सारे अकाउंट्स लॉगिन किए। तभी देखा चीन रोयाओं ने एक लाइव फोटो शेयर की थी। पहले मेरा एंड्रॉयड था, लाइव फोटो नहीं सुनाई देते थे, लेकिन आईफोन पर क्लिक करते ही बैकग्राउंड में आवाज़ आई, रोयाओ, कन्फेस करना है तो करो, इतना ड्रामा क्यों? मेरे अंदर जैसे कुछ रुक गया। उधर वेनीचन ने अभी ब्रेकअप की बात की थी, और इधर चीन रोयाओ कन्फेशन की तैयारी में थी। मैंने कैलेंडर देखा, जिस डेट पर लाल सर्कल था। ठीक है, मेरे जाने में बस 7 दिन बचे थे। अगले कुछ दिनों में चीन रोयाओ पार्ट टाइम का बहाना करके घर नहीं आई। मुझे पता था वो कन्फेशन की प्रिपरेशन में थी। मैं चुपचाप अपना सामान पैक करता रहा, कोई सीन नहीं किया। फिर एक रात चीन रोयाओ बहुत ड्रंक होकर लौटी। आते ही मुझसे लिपट गई, बड़बड़ाने लगी, वो रोजेस तुम्हारी फेवरेट है, वो रिंग स्पेशली तुम्हारे लिए बनवाई थी, सब दोस्तों ने दुआएं दी, लेकिन तुमने एक सॉरी कहकर ना कर दिया। क्यों? मुझे क्यों नहीं देखते? मैं ही वो हूँ जो तुम्हारे साथ 15 साल से हूँ। फिर उसकी आवाज़ धीमी पड़ गई। मैंने उसका यह हाल देखा, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं जानता था उसने मुझे वेन यीचेन समझ लिया था। चीन रूयाओ अगले दिन नींद से उठी तो ठंड से कांप रही थी। एसी पूरी रात चलता रहा था, कपड़े भी नहीं बदले थे। सोफे पर सो गई थी और कोई ब्लैंकेट भी नहीं था। उसका सिर भारी था, पेट में उथल पुथल मची थी। किसी तरह उठकर किचन में गया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। जब भी वो ड्रंक होता था, मैं हमेशा पहले से सोबरिंग सूप बना देता था। आज क्यों नहीं? वो बेडरूम में आया पूछने के लिए, लेकिन देखा कि मैं वार्डरोब के सामने कपड़े फोल्ड कर रहा हूँ और जमीन पर एक बड़ा सा सूटकेस रखा है। उसे एक अजीब सी घबराहट हुई जो उसे खुद हैरान कर गई। सूटकेस लेकर कहाँ जाना है? मेरे हाथ नहीं रुके। मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। सीजन बदल रहा है, कुछ कपड़े निकाल कर सॉर्ट कर रहा हूँ। चिन रुयाओ कुछ और पूछने वाली थी, लेकिन मैं पहले ही बाथरूम में चला गया। अगले कुछ दिनों में वेन यीचन की वजह से चिन रुयाओ का भी मेरी तरफ ध्यान नहीं था। वो पूरी तरह टूटी हुई थी, घर में बस बैठी रहती या सोती रहती। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, अपने काम में लगा रहा। जाने से 3 दिन पहले मैं घर गया, फैमिली को सीक्रेट रिसर्च प्रोजेक्ट ज्वाइन करने की बात बताई। 2 दिन पहले दोस्तों से मिला, गुड बाय किया। आखिरी दिन वेन यीचन का कॉल आया, हम दोनों को लेक पर बुलाया। मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन चिन रूयाओ उस कॉल के बाद एकदम तैयार हो गई और मुझे खींच कर ले गई। लेक पर पहुंचते ही उसने शू मांची को वेन यीचन के साथ देखा और उसका चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। मैं एक जगह बैठकर धुंध में लिपटी लेक देखता रहा। जब बोट लेक के बीच पहुंची
आसमान से अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। छोटी सी राफ्ट हिलने लगी। जिन लोगों ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी वो सब पानी में गिर गए। वैन यीचन और मैं दोनों को तैरना नहीं आता था। हम किसी तरह राफ्ट के किनारे पकड़कर स्ट्रगल करते रहे। पानी में गिरते ही शू मांची तेजी से किनारे की तरफ तैरने लगी, किसी की परवाह नहीं की। और चीन रुयाओ की नजरें सिर्फ वैन यीचन पर थीं। उसने डूबते वैन यीचन को पकड़ लिया। ठंडा पानी मेरे ऊपर पड़ता रहा, ताकत जा रही थी। चेहरे पर खून नहीं था। और वो दोनों धीरे धीरे मुझसे दूर होते गए। जब आंखें खुली तो हॉस्पिटल में था। पास खड़ी नर्स ने चेक करते हुए कहा, होश आ गया, अच्छा है। तुम्हें लाने वाले टूरिस्ट स्पॉट के वर्कर्स चले गए। किसी फैमिली मेंबर को बुलाओ डिस्चार्ज के लिए। तब पता चला मुझे टूरिस्ट स्पॉट के वर्कर्स ने बचाया था। मैंने खाली कमरे में नजर घुमाई, फिर फोन उठाया। एक भी मैसेज नहीं। बेहोश होने से पहले जो आखिरी चीज देखी थी वो याद आई। मैं चुपचाप हंसा और कमजोर हालत में उठकर डिस्चार्ज के लिए चला गया। बाहर निकलते ही अगले कमरे से जानी पहचानी आवाजें आईं। झांका तो चीन रुयाओ और वैन यीचन थे। रुयाओ, इस बार मैंने सच में शू मांची से ब्रेकअप का फैसला कर लिया है। जब मैं पानी में गिरा मुझे तैरना नहीं आता था। मुझे पता है तुम मुझे कई सालों से पसंद करती हो। ये भी पता है कि हियानजो के साथ तुम खुशी से नहीं थी। पहले मेरी आंखें नहीं खुली थीं, अब खुल गई हैं। क्या तुम मेरे साथ रहोगी? इस इमोशनल कन्फेशन के बीच किन रोयाओं ने कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखाई, कोई हाँ नहीं कही। सालों की वेट के बाद आई यही कन्फेशन, और वो बस चुप रही। खिड़की से एक नज़र देखी। थोड़ा अजीब लगा, लेकिन ज्यादा सोचा नहीं। शायद इतने बड़े सरप्राइज को डाइजेस्ट करने में वक्त लग रहा होगा। वैसे भी ये तो होना ही था। तो मैं उस एंडिंग का इंतजार किए बिना नीचे चला गया। डिस्चार्ज होने के बाद वॉन आंटी का मैसेज आया। आज आखिरी किराया छोड़ने का दिन था। घड़ी देखी, दोपहर 1 बज रहे थे। पहले टैक्सी लेकर किराए के घर पहुंचा। वहां सिर्फ मेरा सूटकेस था और एक गिफ्ट बॉक्स। उसमें किन रोयाओं के 2 साल में दिए सारे गिफ्ट्स थे। मैंने स्टिकी नोट्स निकाले और हर चीज पर प्राइस लिखी जो मैंने पहले सर्च की थी। पूरा बॉक्स भरा हुआ था, दिखने में भी ठीक लग रहा था, लेकिन सबकी टोटल वैल्यू 500 रुपये से भी कम थी। चीन रोयाओं की नज़र में मैं एक सस्ता था, इसीलिए सिर्फ सस्ते गिफ्ट्स मिले। मैंने कड़वाहट से हंसते हुए पहले से लिखा हुआ ब्रेकअप लेटर उसमें रखा, ढक्कन बंद किया और कुरियर स्टेशन गया। सब काम निपटाने के बाद किराए के घर लौटा। वांग आंटी को 1 महीने का एक्स्ट्रा किराया दिया और कहा कि रूम खाली करते वक्त शिन रुयाओ का बचा हुआ सामान भी हटा दें। वैसे भी वो अब वैन यीचन के साथ है, यहाँ वापस नहीं आएगी। सेंड करते ही वी चैट पर एक के बाद एक चिन रुयाओ के मैसेज आने लगे। मैंने एक भी नहीं पढ़ा, सीधे उसका नंबर और सारे कॉन्टैक्ट्स ब्लॉक और डिलीट कर दिए। तभी प्रोफेसर जो का कॉल आया, यानजो, हम तुम्हारे बिल्डिंग के नीचे हैं, नीचे आ जाओ। मैंने बिना रुके सूटकेस उठाया और उस टूटे फूटे किराए के घर से निकल गया, जिसे कभी घर कहता था। उधर चीन रियोयाओ अपना फोन देख रही थी। उसे याद था, हॉस्पिटल आते वक्त टूरिस्ट स्पॉट वर्कर्स ने उसे कॉल किया था और बताया था कि मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया है। उसने सोचा मैं ठीक हूँ, तो बाद में देखेंगे। लेकिन शाम होने लगी तो वो रुक नहीं पाई। जब वैन यीचन सो गया तो नर्स से पूछने गई। नर्स ने बताया मैं होश आते ही डिस्चार्ज ले चुका हूँ। थोड़ी राहत मिली। कॉल किया लेकिन कोई जवाब नहीं। वो भी परेशान ही थी कि घर के केयरटेकर का कॉल आया। उसने कहा एक लोकल पार्सल आया है, साइन करना है। किन रोया को याद नहीं था उसने कुछ ऑर्डर किया हो। उसने बिना सोचे कॉल काट दिया। फिर वैन यीचन की तरफ मैसेज करने लगी। तभी वो जाग गया और बोला, भूख लगी है, चलो खाने चलते हैं। वो उसे लेकर एक रेस्टोरेंट गई। खाने के दौरान किन रुयाओ बार बार फोन देखती रही। वैन यीचन को यह नॉर्मल नहीं लगा। क्या हुआ, कोई जरूरी काम है? चिन रुया ने सिर हिलाया। नहीं चाहती थी कि उससे पता चले वो मुझसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही। आज जो कुछ हुआ था उसके बाद वैन यीचन को आखिरकार सच दिख गया था। लेकिन अब चिन रुयाओ को हेजिटेशन हो रही थी। कभी सोचा था वैन यीचन के मिल जाने पर वो बहुत खुश होगी, लेकिन जब वो मोमेंट सच में आया तो दिल में एक अजीब सी उलझन थी। और पहला जो इमोशन आया वो खुशी नहीं बल्कि चिंता थी। उसे डर था कि अगर उसने वैन यीचन को हाँ कह दी तो इसका मतलब होगा कि मुझे सब सच पता चलेगा। वो सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे कैसा लगेगा, क्योंकि 2 साल के रिलेशनशिप में मैं पूरे दिल से सिर्फ हमारे फ्यूचर के लिए जी रहा था। इसलिए उसने वैन यीचन को तुरंत हाँ नहीं की। कहा थोड़ा वक्त चाहिए। वैन यीचन भी जानता था बीच में मेरा इशू है। उसने जोर नहीं दिया, बस कहा 1 हफ्ते में सब सॉर्ट कर लो। खाने के बाद चिन रुआ उसे घर छोड़ने गई। रास्ते में वो जैसे हमेशा करता था बातें करता रहा, लेकिन वो सुन नहीं पा रही थी। दिमाग में आज की सारी घटनाएं घूम रही थी। जब वो चुप रही तो वेंग नीचन थोड़ा नाराज हुआ। उसने कान खींचते हुए कहा, कहाँ खो गई? साथ हुई नहीं और पहले से ध्यान नहीं दे रही? उसकी ये बात किन रोयो को अजीब लगी। इन 14 सालों में वेन यीचन हमेशा ऊपर रहा था। वो हमेशा उसे इंप्रेस करती, सरप्राइजेस देती, और वो रिजेक्ट करता रहा। उसे उसकी डिमांडिंग नेचर की आदत थी। लेकिन आज उसने महसूस किया इस पूरे गेम में वो सिर्फ खिलाड़ी थी। ये सोचते ही उसके अंदर कुछ हिल गया। उसने वेन यीचन की तरफ देखा। पहली बार मिलने के बाद 14 साल बीत चुके थे। वो केयर फ्री अमीर बच्चा नहीं था। इन सालों में उसने रिलेशनशिप्स किए, ब्रेकअप्स किए और लड़कियों के दिल से खेलना सीख लिया था। और चिनरुया, वो उसके हाथ में सबसे आसानी से आने वाली थी। ये रियलाइज होते ही उसने एक सीधा सवाल पूछा, वेनीचन,
ये तुम्हारी पहली रिलेशनशिप नहीं, न पहला ब्रेकअप, लेकिन पहली बार तुमने मुझे हाँ कही। क्यों? आज अचानक क्या दिखा तुम्हें मुझ में? वेन यीचन को इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। वो खुद नहीं जानता था क्या जवाब दे, क्योंकि उसकी नज़र में रिलेशनशिप बस एक टाइम पास था। 19 साल से पहले उसने 2 रिलेशनशिप्स की थीं, दोनों रिच फैमिलीज की लड़कियां। वो बोरिंग थीं। फिर शू मांची मिली, एक साधारण घर की लड़की। उसके साथ 3 साल रहा, फैमिली से लड़ा, घर छोड़ा, कार्ड्स बंद हुए। तब पहली बार उसने दुनिया को अलग नज़र से देखा। जो चीज़ उसे एक्साइटिंग लगी वो गरीबी नहीं थी, बल्कि वो मैनिपुलेशन और माइंड गेम्स थे जो उसने शू मंची के जरिए सीखे, और वो खुद भी उनका इस्तेमाल करने लगा। जैसे मुझ पर, एक साधारण भोला लड़का जो सोचता था हम एक जैसे हैं। वेन यीचन मुझ पर तरस खाता था और उसे मज़ेदार लगता था। जब भी मैं उसके लिए कुछ करता, वो एंजॉय करता, क्योंकि उसे पता था हम एक लेवल के नहीं हैं। वेन यीचन के लिए ये सब एक ड्रामा था। वो लीड एक्टर था। जब सीन खत्म होता वो अपनी असली जिंदगी में वापस चला जाता। मेरे जैसे किसी को कोई दुख नहीं था जो एक झूठे प्यार में सब कुछ दे दे। तो इस पूरी स्टोरी में ही यानजो बस एक साइड कैरेक्टर था, एक रिच बॉय की लव स्टोरी जिसमें वो एक ऑर्डिनरी लड़की को चूज करता है और ड्रामा के एंड में उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड जीत जाती है। ये तो टिपिकल आइडल ड्रामा की स्टोरी है। तो वेनिचन ने काफी सोचने के बाद बस इतना कहा, क्योंकि आज मुझे पहली बार एहसास हुआ तुम कब से मेरे दिल में हो। उसने खूब रिग्रेट और डेप्थ दिखाई, लेकिन पलट कर देखा तो चीन रुयाओ के चेहरे पर वो एक्साइटमेंट नहीं थी। वो नीचे देख रही थी, उदास थी, लेकिन आंखों में एक क्लैरिटी भी थी, जैसे किसी कंफ्यूजन से बाहर आ गई हो। वेन येचन को घर छोड़कर चीन रुयाओ अकेली किराए के घर लौटी, लेकिन ऊपर नहीं गई। एक बड़े पेड़ के नीचे खड़ी होकर उस बुझे हुए कमरे को देखती रही, सोचती रही, मैं अभी क्या कर रहा हूँगा। जरूर मुझे गुस्सा आ रहा होगा, वरना मैसेजेस और कॉल्स इग्नोर क्यों करता। लेकिन चीन रुयाओ की सबसे बड़ी चिंता ये नहीं थी। उसे यही समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। सच बताया या नहीं, ये डिसाइड नहीं हो रहा था। 2 घंटे नीचे खड़ी रही, फिर उसे एक बात समझ आई, भागने से काम नहीं चलेगा। स्टेयरकेस की सेंसर लाइट बार बार बज रही थी। उसने टॉर्च जलाई तो देखा लॉक बदला हुआ है। किन रोयाओ का दिल एक पल के लिए रुक गया। इतना गुस्सा? उसने दरवाजा धीरे से खटखटाया, आवाज नरम की, यान जो मैं हूं, सो गए? दरवाजा खोलो, बाहर बहुत गर्मी है। पहले जब वो देर से आती थी और चाबी खो जाती थी तो यही कहती थी, लेकिन आज चाहे 10 बार पुकारे, 100 बार, कोई दरवाजा खोलने नहीं आया। आखिरकार वोंग आंटी के पास गई। आंटी गहरी नींद में थी। उनके बेटे ने दरवाजा खोला। जब बात समझ आई तो वो जरूरी चाबी ढूंढने गया। उस स्पेयर की से दरवाजा खुल गया। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। इतनी खामोशी थी कि सांस लेने की आवाज भी नहीं थी। लगा कोई गहरी नींद में है। चिन रुयाओ ने लाइट नहीं जलाई, धीरे धीरे अंदर गई। खाने की चीजें टेबल पर रखी, फिर बेडरूम में गई। बेड साइड टेबल पर एक नेकलेस रखी ताकि सुबह उठते ही पहली नजर उस पर पड़े। फिर वार्डरोब की तरफ गई पियाजामाज निकालने के लिए, लेकिन वार्डरोब एकदम खाली था। माथे पर शिकन आ गई। कपड़े कहाँ गए? फोन की स्क्रीन की हल्की रोशनी में खाली वार्डरोब दिखा। चिन रुयो ने ऑटोमेटिकली पलटकर बेड देखी। न कोई कंबल, न कोई इंसान। तब जाकर उसे लगा कुछ गड़बड़ है। उसने लाइट जलाई। जो देखा उससे वो एकदम ठगी रह गई। वो सारी चीजें जो इस छोटे से घर को भरती थीं, कपड़े, सामान, सब गायब था। सिर्फ वो महंगी नेकलेस रह गई थी जो अंधेरे में चमक रही थी। वॉन्ग आंटी दरवाजे पर खड़ी होकर बोली, ही ब्रो आज दोपहर किराया छोड़कर चला गया। मुझे 1,000 रुपये ट्रांसफर किए, कहा बाकी सब क्लीन कर देना। लॉक पुराना था तो नया लगवा लिया, तुम्हें नहीं पता था? ये सुनकर किन रुयाओं का दिमाग सुन्न हो गया, जैसे सीने पर पत्थर रख दिया हो। सांस नहीं आ रही थी। वो क्यों चला गया? जाने से पहले कुछ कहा? कहाँ गया? वॉन्ग आंटी को उम्मीद नहीं थी कि वो इतना नहीं जानती। थोड़ा गुस्सा आया। इतने सारे सामान के साथ निकला और तुम्हें पता नहीं? बस इतना कहा सब चीजें हटा दो। कहाँ गया? ये भला मुझे क्यों बताएगा? ये तो तुम्हें पता होना चाहिए, तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। चीन रोयाओ पूरी तरह घबरा गई। उसे लगा उसकी बेखबरी में कुछ बड़ा हो गया, इसीलिए मैं बिना कुछ कहे चला गया। वो बेबस होकर। वांग आंटी ने उसे रुकते देखा। अरे चाबी तो लौटा दो। दोनों ने किराया छोड़ा। अब मुझे नया किराएदार ढूंढना है। आंटी नया किराएदार मत ढूंढिए, मैं 1 साल का किराया देती हूँ। ये कहकर किन रुआ सड़क पर आई और एक कैब रोकी। पहले हॉस्टल गई, लेकिन गेट बंद था। मजबूरन रात को रूममेट को कॉल किया। नींद में डूबी आवाज ने कहा, ही यानजो यहाँ नहीं है। फिर ड्राइवर को दूसरा एड्रेस दिया। पूरी रात उसने हर वो जगह छान मारी जहां मैं हो सकता था। कहीं कोई पता नहीं था। सुबह होते होते वो आखिरी जगह पहुंची, चियून टेम्पल। 1 साल पहले इसी जगह हम दोनों ने लिखा था, ग्रेजुएशन के बाद शादी करेंगे, घर लेंगे। लेकिन इस बार भी निराशा हाथ लगी। 24 घंटे से आंख नहीं लगी थी, अब और चलने की ताकत नहीं थी। ऊपर देखा, सुबह की हवा में विश स्ट्रिप्स हिल रही थीं। फोन उठाया, एक फोटो लिया और मुझे भेजने लगी। फोटो सेंड नहीं हुई। स्क्रीन पर एक छोटी सी लाल डॉट दिखी और एक मैसेज, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे। मैंने उसे ब्लॉक कर दिया था। ये रियलाइज होते ही चिन रुयाओ का सुन्न दिमाग एकदम जाग गया। वो बेकीन होकर अपने फोन की स्क्रीन देखती रही। उंगलियां तेजी से हर ऐप खोलती रहीं। तब जाकर पता चला कि उसे हर जगह से ब्लॉक और डिलीट कर दिया गया है, और जो मेमोरीज उन दोनों की थीं वो सारी पोस्ट भी हटा दी गई थी। इतना पक्का फैसला देखकर जो थोड़ी बहुत हिम्मत किन से बची थी वो भी टूटने लगी।
उसने एक एक बात याद करने की कोशिश की कि आखिर मेरे जाने की असली वजह क्या थी। क्या इसलिए कि उसने मुझे नहीं बचाया, या इसलिए कि इन दिनों उसका मूड ठीक नहीं था और वो मुझे मनाना भूल गई, या शायद मेरा बर्थडे याद नहीं रहा। जब उसने एक एक बात सोची तो कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें सामने आई जिन्हें उसने कभी नोटिस नहीं किया था। छोटी छोटी बातों में वो ख्याल रखने वाली थी, अच्छी थी, लेकिन जब भी बात वेन ईचन की होती वो ऑटोमेटिकली मुझे किनाय कर देती। उसे लगता था मुझे पता नहीं, पर क्या सच में मुझे नहीं पता था? किन रू याओ इस ख्याल से आगे नहीं जाना चाहती थी। उसने ऊपर देखा, एक गहरी सांस ली, सीने में जो घुटन थी उसे बाहर निकालने की कोशिश की। तभी ऊपर से एक लाल रिबन ढीला होकर सीधे उसके चेहरे पर आ गिरा। वो पहले से इतनी सुन्न हो चुकी थी कि कोई रिएक्शन नहीं आया। मुश्किल से उठाकर धूप में वो विश देखी जो कभी उसने लिखी थी कि जल्दी पैसे जोड़ूंगी, ग्रेजुएशन के बाद घर का डाउन पेमेंट दूंगी, शादी करेंगे। उस विश के नीचे नाम था किन रो याओ और ही यान जोंग का। लिखावट उसकी अपनी थी, बिल्कुल वैसा ही जैसा उस विला के एंट्रेंस पर रखे पैकेज पर था। ये बात दिमाग में आते ही किन रो याओ तेजी से मंदिर से बाहर भागी, और वो लाल रिबन जो अब किसी जगह टिका नहीं था, हवा में उड़कर जंगल की तरफ चला गया, जैसे कोई इशारा हो या कोई सजा। वापसी के रास्ते पर उसे सच का अंदाजा होने लगा था, पर दिल मानने से इनकार कर रहा था। जब वो घर आई, पैकेज खोला और अंदर रखी चीजें देखीं, तो जो थोड़ी उम्मीद बची थी वो भी बुझ गई। 2 साल में उसने जो छोटी छोटी सस्ती चीजें घर वालों से मंगवाई थीं, वो सब उस बॉक्स में थी। वो छोटा सा बॉटल ओपनर, उसकी कीमत उतनी ही थी जितनी उसके पाँव में पहने उन जूतों की जो उसने खरीदे थे। वो इस तरह के जूते पहनने की आदी नहीं थी। तो 2 महीने पहले जब मॉल गए थे तो उसने मना किया था, पर उसने कहा था ग्रेजुएशन के बाद जॉब है, इंटर्नशिप है, नए जूते ज़रूरी हैं, इसलिए ले दिए। 2 महीने पहनते पहनते किनरुओ याओ को भी आदत पड़ गई, जैसे उन बाकी चीज़ों की पड़ी थी जो उसने सोच समझ कर दी थी। बाहर वाले लोगों के सामने वो वही अमीर लड़की थी जो पैसे पानी की तरह बहाती थी, लेकिन उसके साथ रहकर किन रू याओ ने जिंदगी की असली गर्माहट महसूस की थी। न जाने कितनी रातें जब वो नशे में होता था वो पुराने घर का एड्रेस बोलता था, और अब लग रहा था वो घर भी शायद उसके हाथ से जाने वाला था। जो लेटर उसने छोड़ा था उसमें बस कुछ ही लाइंस थीं। 2 साल तक यह सब निभाया, तुमने भी बहुत तकलीफ उठाई होगी, लेकिन आज से ये सब खत्म। तुम्हारा तोहफा वापस, अब दोबारा नहीं मिलेंगे। कोई झूठ का जिक्र नहीं, कोई हिसाब नहीं, एक शब्द भी नहीं। फिर भी किन रो याओ को हर एक लफ्ज में एक गहरा दर्द दिख रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो एक बेसहारा जहाज है जो समंदर में भटक रहा हो, और अफसोस की लहरें उसे डुबोए जा रही थीं। तभी मैनेजर ली, वेन यी चेन और कुछ सहेलियां दरवाजे से अंदर आईं। सबसे पहले नजर गई दरवाजे पर बैठी किन रो याओ पर। उसकी आंखें इतनी लाल थीं जैसे अभी खून टपक पड़ेगा। उंगलियां बेहोशी में कुर्सी की टांग से लिपटी थीं और इतनी जोर से पकड़ी थीं कि हथेली छिल गई थी। ये सब उसके साथ बड़े हुए थे, लेकिन उसे इस हालत में पहले कभी नहीं देखा था। सब वहीं रुक गए, कोई आगे नहीं बढ़ा। बस वनी चंद ने माथे पर बल डाले, झुककर उसके सामने हाथ हिलाया। रो याओ, क्या हुआ? कहाँ खो गई? आवाज सुनकर किन रो याओ ने ऊपर देखा। भटकी हुई आंखें थोड़ी फोकस हुई, जैसे वो समझने की कोशिश कर रही हो। उसकी नज़र नीचे गई और उसे उस बॉक्स में रखी वो सस्ती छोटी छोटी चीज़ें दिखीं। उसे लगा ये तो सड़क पर मिलने वाला सामान है, मुफ्त में भी मिले तो रखने का मन नहीं। किन रो याओ ने इतनी सारी चीज़ें क्यों जमा कर रखी हैं? उसने एक चीज़ उठाई और नीचे एक स्टिकी नोट देखी जिस पर लिखा था 9 रुपये 90 पैसे। वो खुद को रोक नहीं पाया और हंस पड़ा। यार ये कॉपी तो अच्छी है, पर सिर्फ 9 रुपये 90 पैसे, पेट्रोल का खर्चा भी नहीं निकलेगा। उसकी बात सुनकर बाकी सहेलियां भी आगे आ गईं। सब एक एक चीज़ उठाने लगी। उन्हें बड़ा मज़ेदार लग रहा था। किन दीदी ये सब कहाँ से ढूंढ कर लाईं? कहीं उस वाले को देने के लिए तो नहीं? लगता है उस सस्ते से लड़के ने अच्छी चीज़ें देखी नहीं होंगी, इन्हीं से खुश हो जाएगा। इतना सारा एक साथ भेजोगी तो इफेक्ट नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा करके दो, रो रो कर खुश हो जाएगा। ये सब सुनकर किम रुओ याओ की जो थोड़ी बहुत चेतना बची थी वो वापस आ गई। उसने इनके मजाक उड़ाते चेहरे देखे और हर लफ्ज उसके दिल में तीर की तरह चुभा। उसने गले में अटकी बात किसी तरह निकली और रुखी ठंडी आवाज में बस एक बात कही, रखो। एंट्रेंस पर सब फिर से चुप हो गए। सबको उसकी आवाज में दबा हुआ गुस्सा साफ सुनाई दिया और सबने चीजें वापस रख दी। बस वैनी चैन को जैसे सुनाई ही नहीं दिया। वो दोनों हाथों से एक पिगी बीट खिलौना उलट पलट करती रही। थोड़ा खींचा और धागा टूट गया। दर्जनों मोती फर्श पर बिखर गए। किन रो याओ की आंखें एकदम अंधेरी हो गईं। बाहर जाओ। इस बार की आवाज पहले से भी ज्यादा ठंडी थी। बाकी सहेलियां खिसकने लगीं, पर वैनी चैन को कोई फर्क नहीं पड़ा। इतनी सस्ती चीजों पर इतना गुस्सा? किन रो याओ उसकी बात से बिल्कुल नहीं हिली। वो झुकी और खून जमे हाथों से जमीन पर बिखरे मोती एक एक उठाने लगी। उसे ऐसा करते देख वेनी चंद का मूड और बिगड़ गया। उसने वो बॉक्स झपट लिया और दौड़कर डस्टबिन के पास गया और सीधे पलट दिया। मुझे इग्नोर करोगी? किनरो याओ दीवार पकड़कर उठी। उसकी हरकत देखते ही उसका चेहरा बिल्कुल बदल गया। उठाओ। इतने गुस्से भरे कमांड से वेनी चंद सच में चौंक गया। पहली बार उसने किन रो याओ को अपने पर चिल्लाते देखा था, और वो भी कुछ सस्ते मोतियों के लिए। उसका भी मूड खराब हो गया। उसने पांव मारकर डस्टबिन पलट दिया। सस्ती चीजें डस्टबिन में ही ठीक है। किन रो याओ का रात भर का दबाया दर्द और गुस्सा एक साथ बाहर आ गया।
उसने मैनेजर ली को बुलाया और सबको बाहर ले जाने को कहा। वेन ई चैन अकड़ते हुए रुका रहा। किन रुओ याओ, यही तेरा एटीट्यूड है। आज अगर तूने मुझे इस दरवाजे से निकाला तो चाहे बाद में पांव पर गिरकर मांगे, मैं कभी मौका नहीं दूंगा। ये सुनकर बाकी सहेलियां घबरा गईं। अरे किन दीदी, वेन ई चैन बस मजाक कर रहा था, इस बात पर इतना क्यों सोचना। वो तुमसे इतना केयर करता है, कहाँ कुछ कहेगा तुम्हें। जो भी हुआ वो हम लोगों की वजह से हुआ। हम अभी जाते हैं। वेनी चेन का गुस्सा धीरे धीरे ठंडा हुआ। उसने मुंह ठीक किया और किन रो याओ की तरफ देखा, पर उसे बस वही काली ठंडी आंखें दिखीं। जाओ, बस एक लफ्ज। इसने वेन ई चेन के अंदर जो आग थी उसे और भड़का दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि जो लड़की हमेशा उस पर मुस्कुराती थी, वो इतने लोगों के सामने उसे इस तरह नजरअंदाज करेगी। उसने टेबल से गिलास उठाया और जोर से पटक दिया। तू ही यान जो के साथ रहते रहते खुद भी पागल हो गई है क्या। किन रो याओ को उसे मनाने का कोई मन नहीं था। ठंडे लहजे में बोली, तो जाकर उन्हें ढूंढो। वैनी चेन का लाल पड़ा चेहरा उस एक जवाब पर फीका पड़ गया। वो घूरता रहा, आंखों में यकीन नहीं हो रहा था। हियान जो के साथ रहकर दिमाग खराब हो गया। कुछ सस्ते मोतियों को इतना संजो के रखती है, कहीं उसी को देने के लिए तो नहीं। कोई बात नहीं, सस्ता लड़का सस्ती चीजें, परफेक्ट मैच। जाओ उसी के पास, मेरी नजरों के सामने मत आ। वैनी चेन ने इन सालों में किया था। किन रो याओ सब देखती आई थी, लेकिन आज पहली बार उसे पता चला कि उसके दिल में उसके लिए कोई दोस्ती कभी थी ही नहीं। और सच कहें तो उसके लिए ये हैरानी की बात भी नहीं थी। वो 14 साल से उसके पीछे थी। उसने उसकी केयर ली, पर कभी बदले में कुछ नहीं दिया। तो जो कुछ भी उसने किया था वो उसकी नज़र में कुछ मायने भी नहीं रखता होगा। ये झगड़ा आखिरकार वेन ई चेन के चले जाने पर खत्म हुआ। सहेलियां किन रुओ याओ से कह रही थीं कि जाकर मनाओ, पर वो चुपचाप बैठी मोतियों को टिश्यू से साफ करती रही। सबको समझ नहीं आ रहा था। किन दीदी, तुम क्या सोच रही हो। इतने साल बाद वो रेडी हुआ था। अगर सच में अलग हो गए तो पछताओगी। किन रुओ याओ के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसने जवाब देने की कोशिश भी नहीं की। तब लोगों को कुछ और ही महसूस हुआ। उन्होंने एक दूसरे को देखा और धीरे से पूछा, सच में छोड़ दोगी हियानजो के लिए। ये अचानक क्यों, क्या सच में ही एंड जो की वजह से। अरे भाई, किन दीदी से ऐसे बात करते हो। वो तो बहुत ग्रेसफुल है। वेनी चैन समझदार नहीं था, अच्छा हुआ। सच में ही एंड जो ज़्यादा समझदार है। किन दीदी एक्टिंग छोड़ो, उसे ऑफिशियली अपना बना लो। देखो वो कितना केयर करता है। किन रुओ याओ जानती थी ये सब मौके के हिसाब से बात करने वाले लोग हैं। जानती थी वो उसे खुश करने के लिए बोल रहे हैं, पर अब जब सच पता चल गया था वो जा चुका था। ये बातें उसके लिए जले पर नमक थीं। वो बेहद थकी हुई थी और इनसे बात करने की हिम्मत नहीं थी। वो बॉक्स लेकर ऊपर चली गई। जब उठी तो शाम हो चुकी थी। बेडसाइड टेबल पर फोन की लाइट ब्लिंक कर रही थी। किन रुओ याओ ने उठाया। असिस्टेंट का मैसेज था। मैडम, रात को आपने जो चेक करवाया था वो हो गया है। पिछले 3 दिनों की सी, रोड और एयर ट्रैवल की लिस्ट में ही इन जो नाम का कोई पैसेंजर नहीं है। लेकिन मैं एसएआर गई तो पता चला कि उनके डिपार्टमेंट को एक नेशनल लेवल सीक्रेट प्रोजेक्ट मिला है, जो शायद शुरू भी हो गया है। किन रू याओ का दिल डूब गया। वो अंडर ग्रेजुएट ही था, पर इतना टैलेंटेड था कि प्रोफेसर उसे बहुत आगे ले जाना चाहते थे। अगर सच में वो इस प्रोजेक्ट में शामिल हो गया तो शायद कभी कांटेक्ट भी नहीं हो सकेगा। ये सोचते ही किन रू याओ बुरी तरह घबरा गई। उसने असिस्टेंट को मैसेज किया कि इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पता करो। वो जानती थी उम्मीद कम है, फिर भी एक बार कोशिश करना चाहती थी। असिस्टेंट का जवाब जल्दी आया। मैडम, इस प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी लेवल एसएसएस है। ये जानकारी भी इसलिए मिली क्योंकि कॉलेज वालों ने आपके दादाजी की इज्जत की वजह से थोड़ा बताया। आप इसमें मत पड़िए। असिस्टेंट पुराने जमाने से दादाजी के साथ थी। उसने ये कहा तो किन रू याओ समझ गई कोई रास्ता नहीं है। उसकी आंखें भर आईं। यादों की बाढ़ आ गई जो उसे पूरी तरह डुबो गई। सर्दियों की रात में दोनों का एक दूसरे से गर्माहट लेना, माथे पर, होठों के कोने पर उसकी किसेज, सब कुछ इतना साफ था जैसे कल की बात हो। पर किन रुओ याओ जानती थी वो सब बहुत पुरानी बात हो गई। उस वक्त उसके दिल में कोई और था, इसलिए उसने उसे नज़रअंदाज किया था। अब जब होश आया, पीछे मुड़कर देखा तो सिर्फ तबाही थी। जो थोड़ी बहुत सच्चाई उसने इस रिश्ते में मिलाई थी वही उसके जाने के साथ राख हुई। ग्रेजुएशन के वक्त एस यूनिवर्सिटी का कैंपस हर तरफ से अलविदा से भरा हुआ था। किन रो याओ अपनी डिग्री ले आई और अकेले उस जाने पहचाने रास्ते पर चलती रही। हर मोड़ पर दिल भारी होता गया। तभी एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, शुमानची, हम अलग हो चुके हैं, प्लीज मेरा पीछा छोड़ो। वेन ई चैन था। उसे एक कोने में शुमानची ने घेर रखा था। शुमानची की पर्सनालिटी थोड़ी वाइल्ड थी। वो हैंडसम था और मस्त रहता था, इसलिए उस पर लड़कियां आसानी से मर जाती थीं। वेन ई चैन भी उनमें से एक था। उसने उससे रिलेशनशिप इसलिए एक्सेप्ट की थी क्योंकि उसकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छी थी। सोचा था कुछ फायदा होगा, पर वो नहीं जानता था कि वेन फैमिली इतनी कड़क होगी, अपने बेटे को घर से निकाल देगी। शुरू में उसे लगा सब ठीक हो जाएगा, तो हंसी खुशी रखता था। पर काफी वक्त बीत गया, कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि इस अमीर लड़के ने उसका सब कुछ उड़ा दिया। जब पैसा चला गया तो दिल भी उठ गया और झगड़े होने लगे। हर झगड़े के बाद वो सोचता पैसे लगा दिए हैं, कम से कम कुछ तो वापस मिले। फिर वापस जाकर मना लेता था। इस तरह 3 साल चले गए। इस बार भी उस डूबने वाले इवेंट की वजह से वेनीचन ब्रेकअप पर अड़ा था। शूमैन ची को लगा था गुस्सा ठंडा होगा तो सब ठीक हो जाएगा, पर 1.5 महीना हो गया था और वो टस से मस नहीं हुआ था। तब शूमैन ची को समझ आया
इस बार वो सच में जा रहा है। 3 साल झेले, हाथ कुछ नहीं लगा, ये कैसे बर्दाश्त होता। इसलिए वो कुछ साफ बात करने आया था, पर वेनी चेन तो घर से निकलता ही नहीं था। फैमिली हमेशा साथ रहती थी, आज मौका मिला तो उसने नहीं छोड़ा। तू कहेगा तो मान लूं, मैं एग्री था क्या? इतने साल तेरे साथ रही, तू यूं छोड़ देगा? तू मुझे दर्द दे रहा है। शुमान चीज छोड़, तुम्हें पता है कौन हूँ, पीछे पड़े रहे तो बाद में पछताओगे। पछताऊंगा मतलब मुझे रास्ते से हटाएगा? करके दिखा। मत भूलना वो वीडियोस और फोटोज मेरे पास हैं, मुझे कुछ हुआ तो सब पब्लिक हो जाएगा। तो वैन फैमिली का बेटा भी तब बच नहीं पाएगा। उसकी इस बेशर्मी पर वेनी चैन से रहा नहीं गया, उसने एक तमाचा मार दिया। बेशर्म? शुमांशी को जरा भी शर्म नहीं आई, बल्कि हंसने लगा। हाँ बेशर्म हूँ तो तू मुझसे छुटकारा पाना चाहता है? 3 साल पाला तूने मुझे, अब बस यूं ब्रेकअप हो जाएगा? इतना आसान है? वेनी चैन बुरी तरह परेशान था। तभी उसकी नजर कहीं दूर किन रुओ याओ पर पड़ी। आंखें चमक गईं। रुओ याओ, जरा आना। पर वो बात वहीं रुक गई, क्योंकि किन रुओ याओ ने कोई ध्यान नहीं दिया, पलटकर चली गई। इस पक्के अनदेखे से वेनी चैन को शुमानची की चिपकने से भी ज्यादा तकलीफ हुई। ये क्या मतलब है तेरा? किनारू याओ रुकी नहीं, कोई जवाब नहीं दिया। वो उसकी गंदगी साफ करने की आदत छोड़ चुकी थी। जो वेनी चैन ने किया वो उसका अपना किया हुआ था, अब उसे ही भुगतना था। ग्रेजुएशन के बाद किनरो याओ ने चीन ग्रुप ज्वाइन किया, नीचे से शुरुआत की, कंपनी का काम सीखा। रोज का शेड्यूल बेहद बिजी था। रात को अक्सर रात के 12 बजे तक काम होता था, पर चाहे कितनी भी थकान हो वो उस पुराने रेंटेड रूम में जरूर जाती थी थोड़ी देर के लिए। उसने वहां बहुत सारा सामान ले आई थी, उस खाली कमरे को वापस वैसा बना दिया था जैसा पहले था। अलमारी के कपड़े, टेबल पर रखा फ्लावर वेस, बाथरूम का सामान, हर चीज वैसी ही थी जैसी उसे पसंद थी। पर उसका कोई निशान नहीं था। वो इस छोटी सी जगह में किसी को वेट करती रही। 5 साल बीत गए। किन रुओ याओ टेस्ट पास करके चिन ग्रुप की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गई। बड़े ज्वाइनिंग सेरेमनी के बाद उसने सेलिब्रेशन डिनर से मना कर दिया। अकेली गाड़ी चलाकर उस रेंटेड रूम पर आई। हमेशा की तरह रास्ते में बीबीक्यू स्टॉल से खाना लिया, कुछ कैंस ऑफ बियर लिए और घर आई। रास्ते में वांग आंटी मिली, उन्होंने एक लंबी सांस ली। 5 साल हो गए, हियन जो एक बार भी नहीं आया। तू यहाँ क्यों टिकी है? ये बात सीधे उसके अंदर की सबसे दर्दनाक जगह को छू गई। उसके जाने के बाद जैसे उसकी पुरानी जिंदगी वहीं थम गई थी। वो बाहर की दुनिया में कम ही अपने इमोशंस दिखाती थी। बस जब इस छोटे पुराने कमरे में आती थी, तभी वो असली किम रू याओ होती थी। जैसे ही दरवाजा खुलता, सारा टेंशन चला जाता था। कमरे में सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने कल छोड़ा था। इतना साफ देखकर उसकी आंखों में एक हल्की सी उदासी आई। सामान रखा, नहाई, साफ कपड़े पहने, फिर एक बियर खोली। काम शुरू होने के बाद से उसने शराब लगभग छोड़ दी थी, इसलिए बस एक घूंट में ही चेहरा लाल हो गया। कई दिनों की थकान इतनी थी कि बियर भी पूरी नहीं हुई, और वो सोफा पर लेटे लेटे गहरी नींद में चली गई। 10 दिन की नींद के बाद फोन के लगातार वाइब्रेशंस ने सेक्वा जो को जगा दिया। उसने आंखें मली, थोड़ी देर बाद फोन उठाया। 10-12 लोगों के 100 से ज्यादा मैसेजेस देखकर वो हैरान रह गई। सबने एक ही लिंक भेजा था, एक न्यूज़ की। कुछ समझ नहीं आया तो उसने वो लिंक खोल दिया। पहले तो वो आराम से सोफे पर लेटी रही, लेकिन बीच में पहुंचते पहुंचते वो सीधी बैठ गई। एस यूनिवर्सिटी के एविएशन इंस्टीट्यूट की लीड में बने एक्सिंग्याओ रोबोट ने शेनशोंग 7 के साथ मंगल पर लैंडिंग की। इस पूरे प्रोजेक्ट की अगुवाई प्रोफेसर जो शिंग्योन ने की, और टीम में थे यानजो, हन मोयांग। ये जाना पहचाना नाम देखकर सेक्वा जो को एक अजीब सा एहसास हुआ। उसने पूरी रिपोर्ट ध्यान से पढ़ी और सबसे नीचे एक ग्रुप फोटो देखी। फोटो में वो आदमी जिसकी स्किन पहले से ज्यादा डार्क हो गई थी, आंखों में एक मजबूत चमक लिए कैमरा की तरफ मुस्कुरा रहा था। उस पल सेक्वा जो को पहली बार सच में एहसास हुआ कि वो लड़का वो नहीं रहा जो उसके साथ एक छोटे किराए के कमरे में रहता था और सिर्फ लव और शादी के सपने देखता था। वो एक पेड़ की तरह बढ़ता रहा और आज पूरी दुनिया के सामने खिल गया। शिंग्याओ प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद पूरी टीम बीजिंग वापस आई। उस जानी पहचानी सिटी में लौटकर मुझे एक अजीब सा, अनरियल सा फील हुआ। एयरपोर्ट से एस यूनिवर्सिटी की गाड़ी में बैठ गया। मैंने पीछे विंडो सीट ली। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर जो आए और मेरे कंधे पर हाथ रखा। बोले, यान जो वापस आ गए। आगे क्या सोचा है? इस टीचर को देखकर जिसने मेरी जिंदगी बदल दी, दिल भर आया। मैंने कहा, सर, इन 5 सालों में बहुत कुछ सीखा और साथ में ये भी पता चला कि मैं अभी कितना कम जानता हूँ। इसलिए जब ये सेमिनार खत्म हो तो मैं यूनिवर्सिटी वापस जाकर और पढ़ना चाहता हूँ। मेरी बात में थोड़ी मॉडेस्टी थी, लेकिन प्रोफेसर ने ये सोच बड़े दिल से अप्रिशिएट की। इस प्रोजेक्ट के बाद तो कई इंस्टीट्यूट्स ने तुम्हें ऑफर दिए होंगे। इतनी फेम और पैसे के बावजूद तुम पढ़ाई में वापस आना चाहते हो, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम मेरे स्टूडेंट हो, पर मैं चाहता हूं कि जिंदगी को सिर्फ काम तक मत रखो। फैमिली, दोस्त, पार्टनर, ये सब भी जरूरी है। प्रोफेसर की बात दिल को लगी, लेकिन उस पुरानी रिलेशनशिप से गुजरने के बाद, जो अब थोड़ी चाइल्डिश लगती है, मैं पूरी तरह बड़ा हो चुका था। आज मेरे लिए फीलिंग जिंदगी की मेन थीम नहीं रही। शिन्याओं के जरिए मैंने वो दूर, रहस्यमय यूनिवर्स देखा, और अब मेरा एक बड़ा गोल है। मैं यूनिवर्स से बात करना चाहता हूँ, अकेले अपनी तरफ से नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत की तरफ से। होटल में चेक इन के बाद खाना खाया और रूम में आ गया। सामान खोला, जरूरी चीजें निकाली। अभी फ्रेशन अप होने ही वाला था कि फोन बजने लगा। कॉलेज के रूममेट्स, फैमिली, रिलेटिव्स, टीचर्स, सबने कॉन्ग्रेचुलेशंस मैसेजेस भेजे। सबको रिप्लाई किया।
तभी एक न्यू फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। नाम था यान जो। क्या हम बात कर सकते हैं? प्रोफाइल पिक्चर देखते ही समझ गया ये सेक्वा जो थी। उस नाम को देखकर दिल में कोई हलचल नहीं हुई, एकदम शांत, जैसे कोई अनजान हो। मुझे नहीं लगा कि उनसे कुछ बात करनी है, तो मैंने वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की। पजामा उठाया और बाथरूम में चला गया। नहाने के बाद सब कुछ रिलैक्स हो गया, सॉफ्ट बेड पर लेटा और जल्दी ही नींद आ गई। किसी ने इन्फॉर्मेशन लीक कर दी थी। सुबह उठे तो पता चला होटल के बाहर रिपोर्टर्स और एविएशन फैंस की भीड़ जमा है। सुबह 9 बजे रिपोर्ट मीटिंग थी, शाम को सेमिनार था। एक पल की भी देरी नहीं थी। लेकिन बाहर का हाल देखकर लगा मीटिंग तो छोड़ो, होटल से निकलना भी मुश्किल है। सबकी समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तभी होटल के बाहर अचानक करीब 100 बॉडीगार्ड्स आए और क्राउड को कंट्रोल करने लगे। एक रास्ता साफ हुआ तो बस निकल सकी। ड्राइवर ने बताया कि टाइम पर पहुंच जाएंगे, तो सबने चैन की सांस ली और बात करने लगे कि ये मदद किसने की। मैंने एक बॉडीगार्ड की नेम टैग देखी और चुपचाप खिड़की का पर्दा खींच लिया। दोनों मीटिंग्स खत्म हुई। शाम को होटल में वेलकम डिनर था। 10 घंटे बैठने से बॉडी स्टिफ हो गई थी। डिनर में एक राउंड लगाया, सबसे मिला और वापस जाने लगा। टेम्पल को दबाते हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ा, तभी एक जानी पहचानी खुशबू आई और नजर पड़ी एक जानी पहचानी आंखों पर। 5 साल बाद सेक्वा जो काफी मैच्योर लग रही थी और उसके चेहरे पर एक अलग किस्म की हार्डनेस थी। लेकिन मुझे देखते ही वो सब गायब हो गई। जेब में रखे हाथ बाहर आ गए और वो थोड़ी नर्वस दिखने लगी। बोली, बहुत दिन बाद यानजो, कैसे हो? मैंने एक नज़र डाली और फिर हटा ली। लिफ्ट कार्ड निकालकर शांत आवाज में बोला, शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। जितने रियूनियंस मैंने सोचे थे अपने मन में, लग रहा था वो सब बस इन्हीं चंद शब्दों में खत्म हो जाएंगे। सेक्वा जो को ये मंजूर नहीं था। उसने कहा, मैं तुम्हें डिस्टर्ब करने आई, बस एक सॉरी कहना था। अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि लिफ्ट खुल गई। मुझे उसकी ये बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अंदर जाने लगा। मेरी मूवमेंट देखकर सेक्वा जो का दिल जोर से धड़का। उसने बिना सोचे मेरी कलाई पकड़ ली। मैंने मुड़कर देखा, आंखों में हल्की सी नाराजगी झलकी, जो सेक्वा जो को बिजली की तरह लगी। उसकी सारी ताकत जैसे निकल गई। डिंग की आवाज के साथ लिफ्ट बंद हो गई और वो चेहरा उसकी नजरों से ओझल हो गया। सेक्वा जो। वेलकम डिनर के बाद जब फुटस्टेप्स की आवाजें दूर हुईं, तब उसे होश आया। वो किसी तरह उठी, आखिरी बार लिफ्ट को देखा और धीरे धीरे होटल से बाहर चली गई। बाहर इंतजार कर रहे असिस्टेंट जाओ ने डोर खोला। मैम, अब कहाँ चले? थोड़ी देर चुप रहने के बाद सेक्वा जो ने कहा, ऑफिस। उसे जरूरत थी काम में डूब जाने की, ताकि जो अभी हुआ उसे थोड़ी देर के लिए भूल सके। वो रात 4 बजे तक जागती रही, तब जाकर नींद आई। रात गहरी हो चुकी थी, तो सोफा पर ही एक ब्लैंकेट लेकर सो गई। कुछ ही घंटे बीते थे कि असिस्टेंट जाओ के दरवाजा खटखटाने से नींद खुली। मैम, एक प्रॉब्लम हो गई। ये सुनते ही सेक्वा जो की नींद उड़ गई। भौहें सिकोड़ते हुए उठी, डॉक्यूमेंट्स लिए और पढ़ने लगी। एक ही लाइन में रुक गई। चीन ग्रुप की सीईओ रात को किसी मिस्टीरियस मैन के साथ। साथ में फोटोज भी थीं, वही लिफ्ट वाली फोटो जो रात किसी ने चुपके से खींची थी। जब से सेक्वा जो ने चीन ग्रुप संभाला था, उसकी हर बात चर्चा में थी। एक तरफ कंपनी की रेपुटेशन, दूसरी तरफ उसकी खुद की पर्सनालिटी। तो जैसे ही ये न्यूज आई, लोगों ने उस मिस्टीरियस मैन को ढूंढ निकाला। सेक्वा जो ने फोन उठाया और कमेंट सेक्शन खोला। ऊपर के हाई रेटेड कमेंट्स में कॉलेज की क्लासमेट ने कंफर्म किया कि फोटो में वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। लोग लिखने लगे, अरे ये तो वही ही यानजो है जिसने मार्स वाले रोबोट प्रोजेक्ट डिजाइन किए। इतने बड़े लोग एक दूसरे को ही चूज करते हैं, एक एविएशन डिजाइनर और एक पावरफुल सीईओ। ये तो कोई नॉवल की स्टोरी है। मैं तो शिप कर रहा हूँ। हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक देखकर सेक्वा जो का दिल घबरा गया। वो तेज दिमाग चलाने लगी कि अब क्या करे। तभी ग्रैंडपा का कॉल आया। रोयाओ, जो न्यूज़ ऑनलाइन आई है, क्या वो सच है? वो एविएशन डिजाइनर सच में तुम्हारा एक्स है? काफी देर चुप रहने के बाद सेक्वा जो ने धीमी आवाज में कहा, हाँ। फोन पर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर ग्रैंडपा ने खुशी से कहा, तो कल तुम दोनों मिले, क्या फिर से कुछ बन सकता है? उसकी ठंडी रिएक्शन और वो 2-4 शब्द याद आए और सेक्वा जो के मुंह से जवाब नहीं निकला। ग्रैंडपा को समझ आ गया। उन्होंने एक लंबी सांस ली। मुझे पता था तू इतने साल शादी इसीलिए नहीं कर रही थी क्योंकि दिल में कोई था। न्यूज़ से लगता है वो बहुत अच्छा लड़का है। अगर सच में हो सके तो ग्रैंडपा को बहुत खुशी होगी। लेकिन बेटा, जबरदस्ती से कुछ नहीं होता। वो कोई साधारण इंसान नहीं है। अगर किस्मत में नहीं है तो उसे जाने दो, खुद को तकलीफ मत दे। ये सब सेक्वा जो जानती थी, लेकिन भुलाना कहाँ आसान था। उस रिलेशनशिप में उसके खुद के गंदे इरादे और कैलकुलेशन भी थे। एक सॉरी से सब कहाँ ठीक होता। 5 साल बाद भी उन यादों में से कोई छोटी सी बात भी उसे रातों को जगा देती थी। अगर उससे मिलने से पहले वेन यीचेन को पाना उसकी पुरानी ऑब्सेशन थी, तो अब ही यानजो से सच बोलकर माफी मांगना उसकी नई ऑब्सेशन बन गई थी। और ये पहले से कहीं ज्यादा तकलीफ दे था। चीन ग्रुप में अभी इमरजेंसी पीआर मीटिंग चल रही थी। उससे पहले ही मैं इस मामले पर पब्लिकली बोल चुका था। सुबह की न्यूज के बाद एक शिंग्याओ प्रोजेक्ट का लाइव इंटरव्यू था। ऊपर से परमिशन मिलने के बाद रिपोर्टर ने रात वाले ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में सवाल पूछा। करोड़ों लोग देख रहे थे और मैंने बिल्कुल शांत आवाज में जवाब दिया, सबके इंटरेस्ट के लिए शुक्रिया। लेकिन जो रिलेशनशिप ऑनलाइन चर्चा में है, वो खत्म हो चुकी है। प्रोजेक्ट शुरू से लेकर आखिर तक
मैं सिंगल रहा। सेक्वांजो ने वो क्लिप बार बार देखी, फिर हाथ हिलाया और मीटिंग बंद कर दी। सुबह की धूप खिड़की से आ रही थी, लेकिन उसे कोई वार्मथ नहीं लग रही थी। सब चले गए तो असिस्टेंट जाओ एक कॉफ़ी ले आए और झिझकते हुए पूछा, मैम मैटर सेटल हो गया, हमारी तरफ से कोई स्टेटमेंट देना है? काफ़ी देर बाद थकी सी आवाज़ में सेक्वांजो बोली, नहीं। जिस रिपोर्टर ने वो फोटो पब्लिश की, उस न्यूज़पेपर को लीगल नोटिस भेज दो। आधा महीना बिजी रहने के बाद सारे ऑफिशियल प्रोग्राम्स खत्म हुए। मैं थोड़े से सामान के साथ एस यूनिवर्सिटी वापस आ गया। फिर से एविएशन इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट बन गया। प्रोफेसर जो के साथ नए बैच में रिसर्च स्टूडेंट की तरह पढ़ाई शुरू की। एकदम सिंपल स्ट्रिक्ट लाइफ से वापस यूनिवर्सिटी की लाइवली दुनिया में आकर थोड़ा अजीब लगा। खासकर जब वो नए यंगर फेसेस जो एज में मुझसे काफ़ी छोटे थे, पर ग्रेड में ऊपर, मुझे सीनियर ग्रुप बुलाते तो सच में ऑकवर्ड लगता था। प्रोफेसर जो मेरी हालत देखकर हंसते रहते। वो बोले, तुम 5 साल मेरे साथ रहे, नॉर्मली तो अब तक पीएचडी कंप्लीट हो जाती। सच में ये सब सही है, बस फॉर्मेलिटी रह गई थी, वो पूरी हो जाएगी। तुम्हारे लेवल पर तो इन्हें पढ़ाना भी मुश्किल नहीं। ये सुनकर नए स्टूडेंट्स हंस पड़े और सीनियर ब्रो बुलाने लगे। मेरी सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट थी, इसलिए एस यूनिवर्सिटी ने मुझे अलग से एक अपार्टमेंट दिया। मिड ऑटम की छुट्टियों में घर गया। तीनों ने मिलकर त्यौहार मनाया। उम्र हो गई थी तो घर वालों ने शादी के बारे में थोड़ा पूछा। मुझे पता था उन्होंने न्यूज़ देखी थी, इसलिए थोड़ा कंसर्न था। मैंने उन्हें टेंशन न हो इसलिए खुलकर बताया, आप जानते ही हैं, पिछली रिलेशनशिप अच्छी तरह खत्म नहीं हुई। उससे निकलने में मुझे 2 महीने लगे। उस दौरान मैं सोचता रहा कि मुझे एक्चुअली चाहिए क्या। बहुत कंफ्यूज था। फिर एक दिन मैंने अपना पहला मॉडल कंपोनेंट बनाया और टीचर ने कहा कि ये छोटा सा पीस जो मेरी मेहनत का रिजल्ट है, आगे जाकर बेस की सारी टीम की उम्मीदों और करोड़ों इंसानों के सपनों को लेकर अकेले अंतरिक्ष में उड़ेगा। जहां हम नहीं जा सकते वहां की तस्वीरें लाएगा, यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। उसी पल सब क्लियर हो गया। जिंदगी लंबी भी है और छोटी भी। 100 साल एक पल में गुजर जाते हैं, लेकिन इन्हीं अनगिनत सालों में न जाने कितने इंसानों ने अपनी जिंदगी लगा दी ताकि नॉलेज और सिविलाइजेशन आगे बढ़ सके। अगर मैं भी उस इतिहास के पेज पर अपना नाम लिख सकूं, तो क्या वो किसी लव स्टोरी से कम एक्साइटिंग है? जब गॉड ने मुझे टैलेंट दिया है तो उसे और आगे ले जाऊंगा ताकि और लोगों की जिंदगी में रोशनी आए। पापा मामा के पास बस हाई स्कूल की डिग्री थी, वो चाहते थे बेटा अकेला ना रहे बस। लेकिन अब उन्हें समझ आ गया मेरा सपना उनकी चिंता से कहीं बड़ा और शानदार था। उनकी समझ मिली तो मन में जो आखिरी टेंशन थी वो भी गई। मैं पूरी तरह नए काम में लग गया। स्टडीज़ के साथ साथ प्रोफेसर जो की रिकमेंडेशन पर नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में भी ज्वाइन किया। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, लेकिन मज़ा भी आने लगा। नई डेटा निकले, नई डिस्कवरी हो तो एक्साइटमेंट होती थी। लोग देखते कि मैं रोज़ लैब और इंस्टीट्यूट के बीच भागता हूँ, हॉलीडेज़ में भी नहीं रुकता, तो सब कहते थोड़ा रिलैक्स करो। प्रोफेसर जो ने कई बार टोका, लेकिन जब मैंने फिर भी नहीं माना तो वो थोड़े अनॉयड हो गए। वीकेंड में मुझे ज़बरदस्ती हाइकिंग पर ले गए। ऑटम में शियांगन माउंटेन पर हर तरफ रेड मेपल लीव्स थीं। आसमान एकदम साफ था। फ्रेश एयर मिली तो सब स्टूडेंट्स खिल गए। मैं धीमे धीमे ग्रुप के साथ चलते हुए रास्ते में कुछ अच्छे नीपी लीव्स उठाता रहा। सोचा प्रेस लीव्स बनाऊंगा। धीरे धीरे बाकी सब काफी आगे निकल गए, मुझे दिख भी नहीं रहे थे। भागने का कोई मूड नहीं था, तो रास्ते के एक शेल्टर में बैठ गया। मन में सोचा हाइकिंग में जरूरी है कि मन खुले, माउंटेन टॉप पर जाना जरूरी नहीं। खुद को यही सुनाया। फोन निकाला, आसमान की कुछ फोटोज ली, फिर एक व्हाट्सएप स्टेटस लगाई, एक्सरसाइज, फ्रेंडशिप, फ्रेश एयर। वो स्टेटस देखकर मुझे खुद हंसी आ गई। सच में बुड्ढे हो गए यार। शायद ऑटम की हवा बहुत अच्छी थी। बैठे बैठे आंख लग गई। पता नहीं कितनी देर सोया। जागा तो जूनियर स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए थे, सीनियर ब्रो आप अभी तक नीचे ही हो, हम तो वापस आ रहे हैं। सब बोल रहे हैं आप ग्रुप से काफ़ी पीछे रह गए, फिटनेस ठीक नहीं है, सज़ा। अब से सब ग्रुप एक्टिविटीज़ में आना होगा। उनके मैसेजेस पढ़कर मैंने एक आलसी सी स्ट्रेच मारी। अभी रिप्लाई करने ही वाला था कि सामने एक शैडो आई। नज़र उठाई तो भौएं चढ़ गई। सेक्वांजो यहाँ कैसे आई? मेरी लिस्ट में कोई इनसाइड सोर्स है क्या? घर जाकर चेक करना होगा। सेक्वांजो को मेरे मन की बात नहीं पता थी। वो यहाँ आई ही इसलिए थी ताकि ठीक से एक बार माफ़ी मांग सके। मेरी आंखों में एक पल को जो डिस्प्लेजर दिखी वो उसने कैच कर ली। दिल में जो उम्मीद थी वो धीरे धीरे टूटने लगी। लेकिन उसने कहा, यान जो, मैं बस एक बार सॉरी कहना चाहती थी। लेकिन मुझे वो माफ़ी एक्सेप्ट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इन 3 वर्ड्स से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अगर एक्सेप्ट करता तो इसका मतलब होता कि मैं 5 साल बाद भी पुरानी बात से हर्ट था। लेकिन मैं पुरानी बातें पूरी तरह छोड़ चुका था। बस उससे कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहता था। इसलिए मैंने सीधे एक ही बात कही, मुझे ये सॉरी नहीं चाहिए और तुमसे दोबारा मिलना भी नहीं चाहता, समझ गई? ये एक सेंटेंस हज़ारों एक्यूजेशन से ज़्यादा तकलीफदेह था। अगर माफ़ी का कोई मतलब नहीं, तो इसका मतलब था कि वो अपनी गलती का कोई हिसाब नहीं दे सकती। वो अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पाई और आवाज़ रोंद गई। मैं उस वक्त बहुत स्टूपिड थी। मुझे नहीं पता था जेन्युइन फीलिंग्स कितनी वैल्यूएबल होती हैं। मेरी गलती थी। मुझे तुम्हें यूज़ नहीं करना चाहिए था, धोखा नहीं देना चाहिए था। ये रोना धोना, ये सब कन्फेशन मुझे किसी ट्रेंडिंग गॉसिप से भी ज़्यादा बोरिंग लगी। मैंने बैग से पानी निकाला, कुछ घूंट पिए। उसे बीच में नहीं रोका, लेकिन एक भी बात कान में नहीं गई। जब वो बोलकर रुकी और मेरी तरफ देखा तो मैंने शांति से कहा, तुमने जो कुछ भी कहा उस पर मेरी कोई राय नहीं, क्योंकि वो तुम्हारा मामला है, मुझसे उसका कोई लेना देना नहीं। बस एक बात कहूंगा,
जब मैं गया था तब तुम्हारे दिए सारे गिफ्ट्स वापस कर दिए थे। 531 रुपये 25 पैसे, 1 पैसा कम नहीं, 1 पैसा ज़्यादा नहीं। मिल गया ना? उसकी आंखों में एक पल कंफ्यूजन आया, लेकिन उसने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। तब मैंने आगे कहा, तो फिर तुमने जो मुझे दिया था वो भी वापस करो, कैश में भी चलेगा, कुछ 40,000 से ऊपर होगा। 5 साल का इंटरेस्ट जोड़ो, 50,000 बना लो। अपने जाओ असिस्टेंट से एफ यूनिवर्सिटी के एरोस्पेस इंस्टीट्यूट ऑफिस में भिजवा देना, मेरे नाम पर। इतना सुनते ही सेकुआ जो का दिमाग रुक गया। वो समझ नहीं पाई ये माफी का सिग्नल है या दूसरा चांस देने की बात है। दिमाग में हजार ख्यालात आए। उसे लगा मौका है। 50,000 कम है यान जो, तुम जितना कहो मैं दे सकती हूँ। चीन ग्रुप की सीईओ जैसी बात है, काफी जनरस है, लेकिन मैं बस अपना हक वापस लेना चाहता था। 50,000 काफी है, 1 पैसा ज्यादा नहीं चाहिए, 1 पैसा कम नहीं। ये कहकर मैं उसे वहीं छोड़कर पहाड़ की तरफ चल दिया। बाकी स्टूडेंट्स वापस आने वाले थे और मेरा आराम करना कहीं पता न चले। अगले दिन सेक्वा जो खुद 50,000 लेकर आई। मैंने शाम 5 बजे के करीब वक्त निकाला और लेने गया। जैसे ही अंदर गया देखा उसने कॉम्पेंसेशन का एक पैकेट रखा था। मैंने सीधे कहा, क्या तुम्हें लगता है कॉम्पेंसेशन का ये वर्ड मेरे लिए इंसल्ट नहीं है? उस रिलेशनशिप में तुमने मुझे धोखा दिया, ये सच है, लेकिन मैंने जो कहा, जो प्रोमिसेस किए, वो सब जेन्युइन थे। और जब मैंने उस रिलेशनशिप को खत्म किया तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें सच में देख लिया था और उस लव से मेरा मोह टूट गया था। मेरे मन में कोई गिल्ट नहीं है, तो मुझे तुम्हारे कॉम्पेंसेशन की जरूरत क्यों होगी? मैं ये 50,000 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं एक नॉर्मल फैमिली से हूँ। मुझे पता है पैसा कमाना कितना मुश्किल है। मैं बस यही चाहता था कि मेरी मेहनत की हर कमाई किसी काम आए। इसका तुमसे या उस बीती जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं। और आखिरी बात, तुम्हारे और मेरे रास्ते 5 साल पहले ही अलग हो गए थे। आगे भी हम बस स्ट्रेंजर्स हैं। कृपया मेरे सामने मत आना और मेरी जिंदगी में दोबारा मत आना। ये कहकर मैं बिना पीछे देखे लैब में चला गया। उस जाती हुई फिगर को देखते हुए सेक्वा जो को लगा जैसे उसके बदन का सारा खून जम गया। शाम ढल रही थी, हर तरफ से अंधेरा घेरता जा रहा था। उसे लगा वो एक ऐसी रात में खो गई है जिसका कोई सवेरा नहीं होगा। मैं वो गर्म पैसे लेकर लैब गया और एक जूनियर स्टूडेंट को दे दिए जो डोनेशन की तैयारी कर रही थी। कुछ दिनों बाद 3 पार्ट टाइम जॉब्स करके जोड़े गए। वो पैसे किसी दूर पहाड़ी इलाके के बच्चों तक पहुंच जाते। वो पैसे शायद उनके लंच बनते, शायद किताबें और कॉपीज बनती, लेकिन जो भी बनते वो किसी बच्चे की जिंदगी को थोड़ा बेहतर बनाने काम आते। ये सोचकर दिल खुश हो जाता कि किसी बच्चे ने थोड़ा ज्यादा दूध पिया और हेल्दी हो गया, किसी ने पढ़कर अपनी विलेज से बाहर कदम रखा, या किसी को साइंस में इतनी दिलचस्पी हुई कि वो भी एक दिन स्पेस एक्सप्लोर करने निकला। बस यही सोचकर मैं खुश था। गुनगुनाते हुए लैब वापस आया। अंदर से बाहर तक सब कुछ खुशी से भरा था। पास में खड़ी पीएचडी थर्ड ईयर सीनियर ने पूछा, यानजो, सुना है कुछ नया होने वाला है, लगता है फिर डेजर्ट में जाना पड़ेगा। तुम्हारा क्या प्लान है? मेरा दिल तो पहले